दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था द लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई मंत्री ने एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन योजना शुरू की है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो योजना एमएसएमईज के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक व्यापक अभियान है। इसका उद्देश्य भारत के एमएसएमईज के लिए एक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप प्रदान करना है। यह योजना न केवल गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास करेगी, बल्कि निर्माताओं की मानसिकता को बदलने की क्षमता भी प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सरकार का फोकस लीन मैन्युफैक्चरिंग पर है। एमएसएमईज का समर्थन करने के लिए सरकार हैंड होल्डिंग और कंसल्टेंसी फीस के लिए कार्यान्वयन लागत का 90% योगदान देगी। बताते चलें कि लीन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी पद्धति है जो उत्पादकता को अधिकतम करने के साथ साथ विनिर्माण प्रणालियों के भीतर कचरे को कम करने पर केंद्रित होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, भारत में टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत में टाइगर रिजर्व के लिए कोई वैधानिक प्राधिकरण नहीं है। कथन 2 है, उत्तर प्रदेश राज्य में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन साई की बात को समझते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व ने बाघ पर 2 दिवसीय कार्यशाला की मेजबानी की, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस कार्यशाला का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, प्रकृति के लिए विश्व वन्यजीव कोष और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। बता दें कि भारत में बाघों और उनके आवास के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की स्थापना की गई है। एनटीसीए का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। ये प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। साथ ही यह टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आजीविका के हितों को संबोधित करता है। इसकी सलाह पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित किया जाता है, इसलिए कथन 1 भी सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA इरडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन है 1967, 1977, 1987 या फिर 1997। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1987। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA इरडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी IFC का दर्जा दिया है, जबकि पहले इसे निवेश और क्रेडिट कंपनी यानी ICC के रूप में वर्गीकृत किया गया था। IFSC स्थिति के साथ अब यह एजेंसी नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण में उच्च जोखिम लेने में सक्षम हो सकेगी। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरडा भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करती है। इसे 1997 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। यह अक्षय ऊर्जा परियोजना वित्त पोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस पद पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन साई की बात को समझते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। राज्य का महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसलिए विकल्प सी सही होगा।
इस पद पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल के लिए न्यायिक कार्यालय में होना चाहिए या 10 साल के लिए एक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। इसके पद की अवधि संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, साथ ही संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार शामिल नहीं है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, आर्म्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है अमेरिकी रक्षा विभाग, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस या फिर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की आर्म्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ट्रेंड्स एंड की प्लेयर्स पर रिपोर्ट जारी की गई, इसलिए विकल्प बी सही है। वर्ष 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत में हथियारों का आयात 11% गिर गया, लेकिन अभी भी यह दुनिया का शीर्ष आयातक देश है। वैश्विक हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 5 वर्षों में सबसे अधिक यानी 11% थी। इसके बाद सऊदी अरब 9.6%, कतर 6.4%, ऑस्ट्रेलिया 4.7% और चीन 4.7% का स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पिछले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक था, जिसका वैश्विक निर्यात में 40% हिस्सा था। इसके बाद रूस 16%, फ्रांस 11%, चीन 5.2% और जर्मनी 4.2% का स्थान था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरॉन 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। कथन 2 है, ये तरल ऑक्सीजन और तरल प्राकृतिक गैस का उपयोग कर एऑन इंजन द्वारा संचालित है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में टेरान 1 रॉकेट खबरों में रहा। ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है, जिसे कैलिफोर्निया स्थित एक स्टार्टअप कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने विकसित किया है, इसलिए कथन एक सही है। टेरान 1 को अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन के रूप में डिजाइन किया गया है। इसकी अभूतपूर्व, अनूठी और सॉफ्टवेयर संचालित वास्तुकला उभरती जरूरतों को समायोजित करने में सक्षम है। ये रॉकेट 7.5 फीट के व्यास के साथ 110 फीट लंबा है और इसके द्रव्यमान का 85% मिश्र धातुओं के साथ 3D प्रिंटेड है। ये तरल ऑक्सीजन और तरल प्राकृतिक गैस का उपयोग कर एऑन इंजन द्वारा संचालित है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय अभ्यास लापेरोस का तीसरा संस्करण किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हिंद महासागर। हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में बहुपक्षीय अभ्यास लापेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। इस संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की भागीदारी देखी गई। अभ्यास के संस्करण में भारत की ओर से स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति ने भाग लिया। बता दें कि लापेरोस एक द्विवार्षिक अभ्यास है, जिसका आयोजन फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प एक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संदर्भ में जानकारी दी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अब तक 1375 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की एक प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण, मूल्य संवर्धन, खाद्यान्न अपव्यय में कमी के लिए प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना तथा मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करना है। इसने 56 लाख किसानों को लाभान्वित करने के साथ 8 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने में सहायता की है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
अगला प्रश्न है, मैक्वेरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? आपके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हिंद महासागर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार दक्षिणी महासागर के एक क्षेत्र को मरीन जोन बनाने की योजना बना रही है। इस क्षेत्र को मरीन जोन घोषित करने से मैक्वेरी द्वीप के आसपास पेंगुइन और सील की आबादी को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। मैक्वेरी द्वीप दक्षिण महासागर में एक समुद्री द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया से 1500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसे 1933 में एक प्रकृति रिजर्व बनाया गया था और 1997 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दक्षिणी महासागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित बोरथेकेरा शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है कीटनाशक, शाक, औषधि पौधा, आक्रामक या फिर आक्रामक प्रजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, औषधि पौधा। वैज्ञानिक हृदय रोगों के खिलाफ एक संभावित उपचार के रूप में बोरथेकेरा पौधे की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। बोरथेकेरा के फल के धूप में सुखाए गए स्लाइस का उपयोग भोजन और औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। उन्हें चिकित्सीय गुणों जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल आदि के लिए जाना जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। आपको बता दें कि हृदय रोग तेजी से सभी आयु वर्गों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार हृदय रोग विश्व स्तर पर होने वाली मौत का प्रमुख कारण है, जिससे हर साल अनुमानित 18 मिलियन लोगों की जान जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, औषधि पौधा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, इस अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 एक और 351 में वर्णित हैं। भारत की कुल 22 भाषाओं को इस अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रारंभ में इसमें 10 भाषाओं को शामिल किया गया था, या फिर इसमें साल 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, प्रारंभ में इसमें 10 भाषाओं को शामिल किया गया था। यह कथन सही नहीं है, लेकिन बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। समय समय पर भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं को शामिल करने की मांग रही है। आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 एक और 351 में वर्णित हैं। इस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ये हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन भाषाओं में से 14 को प्रारंभ में संविधान में शामिल किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही होगा। 1967 में इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद 1992 में 3 और भाषाएं यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली शामिल की गई, जबकि वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, प्रारंभ में इसमें 10 भाषाओं को शामिल किया गया था। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005 या फिर ऑप्शन डी 2007। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों, उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।